आज कौन से कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी? सर SMS मेडिकल तो कॉलेज। ऐसे क्योंकि राजस्थान का टॉप मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे आने के लिए लाखों स्टूडेंट रात दिन एक करते हैं। यस, नीट एक बहुत बड़ी बात है और आपका लाइफ डिसाइडिंग एग्जाम है। मतलब धीरे धीरे आप जैसे करते रहते हो तो आपको पता चलता है अच्छा मैंने इतना कर लिया है, चलो अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब मुझे रैंक के लिए एम करना है। मतलब तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे जो लास्ट के 1 मंथ में फील करते हैं कि क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं? OMR फीलिंग का क्या पैटर्न था, एक साथ भरी थी या फिर क्वेश्चन वाइज? तो आपने पढ़े हुए टॉपिक्स है वो इवैल्यूएट हो जाएंगे और जो नहीं पढ़े हैं आपको पता चल जाएगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज फिर से नए पॉडकास्ट के अंदर। और आज के हम नीट यूजी सक्सेस स्टोरी के पॉडकास्ट के अंदर लाए हैं आपके लिए एक नए गेस्ट। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं फ्यूचर डॉक्टर हरसीन, जिन्होंने नीट यूजी क्रैक करके आज अपने एक अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट ऑक्यूपाई करी है। तो आज हम पूरा पॉडकास्ट उनसे जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी सक्सेस को पाया है, किस तरह से उन्होंने अपना ड्रीम अचीव किया है, क्या प्रिपरेशन उनकी रही थी एग्ज़ाम के टाइम पे। हरसीन, वेलकम है आपका। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट के अंदर आप वो आपकी पूरी सारी जर्नी बताइए जो आपकी नीट प्रिपरेशन के टाइम पे आपने रखी थी। तो आपने सबसे पहले कब सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है? सर ऐसा कभी मतलब बचपन से मतलब ड्रीम नहीं था, पर इंटरेस्ट था हमेशा से साइंस में, मतलब बायोलॉजी मैथ्स दोनों में। पर 10th के एंड तक ये डिसाइड नहीं हो पाया था कि सब्जेक्ट क्या लेना है। तो मतलब 11th में फिर मैंने ये सोचा कि मतलब मेनली बायो करनी है और बनना डॉक्टर है, पर साथ में मैथ्स भी एक एज अ सब्जेक्ट था। और तो मतलब आप 11th के अंदर दोनों सब्जेक्ट के साथ रहे थे? यस सर, मतलब हमेशा नीट वाले सब्जेक्ट्स को मतलब PCB को प्रायोरिटाइज किया था, मैथ्स सिर्फ स्कूल जितने लेवल तक ही करी थी। तो 12th के अंदर भी आपने मैथ रखी या फिर 11th यस तक? सर, 12th में भी। अच्छा, 11th 12th आपने दोनों मैथ के और बायो के साथ रखी है। Yes, sir. ओके। आज कौन से कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी? सर SMS मेडिकल। SMS मेडिकल कॉलेज के अंदर आप स्टूडेंट हैं। यस तो ये बहुत बिग अचीवमेंट है Yes, आपके लिए, sir. क्योंकि राजस्थान का टॉप मेडिकल कॉलेज है, sir. यहाँ पे आने के लिए लाखों स्टूडेंट रात दिन एक करते हैं। यस तो आपने 11th 12th फाउंडेशन से करी थी या फिर किसी मतलब स्कूल ही रखा था फाउंडेशन? सर, लोकल कोचिंग थी हमारे वहाँ से। लोकल कोचिंग से करी थी। तो स्कूल जाना आपने बंद कर दिया था? सर स्कूल के मतलब टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव थे, उन्होंने अटेंडेंस के इश्यूज़ नहीं थे बिल्कुल। तो मतलब ऐसे जैसे थोड़ा बहुत चले जाते स्कूल, जैसे हफ्ते में 2 दिन चले गए और मतलब रिफ्रेश भी हो जाते थे थोड़ा जाके, और बाकी मतलब टेस्ट वगैरह देने चले जाते थे, तो ये रहता था, और बाकी अच्छा। कोचिंग पे फोकस। तो 11th क्लास से आपने अपना टारगेट बना लिया था कि मुझे 12th निकलते ही एग्ज़ाम क्रैक करनी है, राइट? जी सर। ओके। तो आपकी फैमिली में से ऐसा आपको कोई मोटिवेट करने वाला था इस फील्ड के लिए? सर मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स और मतलब और भी रिलेटिव्स, मतलब आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं? यस सर। ओके। और घर में बाकी मतलब कजिन्स भी अब बन रहे हैं और बहुत लोग मतलब हैं सर। फैमिली में पूरा मेडिको बैकग्राउंड है? यस सर, बट मतलब वो कभी प्रेशराइज नहीं हुई मैं उस वजह से। और उन्होंने प्रेशर नहीं किया, मोटिवेट किया आपको? मोटिवेट भी, मतलब उन्होंने हमेशा एक चॉइस दी, मतलब पता था रियलिटी कि कैसा है डॉक्टर बनना, मतलब उनका वर्कलोड और वैसे वर्क लाइफ बैलेंस देखती थी, तो एक मतलब पता ही था एक अच्छा ऑप्शन है बनना। पर ऐसे मतलब ऐसे दैट डिड नॉट स्टॉप मी कि मैं और चीज़ एक्सप्लोर ना करूँ ऐसे। ओके। तो जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किए होंगे, यस राइट? सर। तो कोचिंग के मॉक टेस्ट जो होते थे वो स्कूल वाले टेस्टों से कितना डिफरेंट फील होते थे? सर मतलब स्कूल वाले तो उसमें मतलब लेवल इतना हाई नहीं रहता था स्कूल जैसे। में, हाँ। यस सर, बाकी नीट के जो मॉक टेस्ट रहते थे उनका कंपैरेटिवली, जैसे हमारा फाइनली पेपर आया नीट का, उससे तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लेवल रहता है। और टॉपिक वाइज डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मतलब स्कोर काफ़ी फ्लक्चुएटिंग रहता है। तो आपने जो फर्स्ट मॉक टेस्ट था आपका उसमें क्या स्कोर रहा था? सर फर्स्ट मॉक टेस्ट में मतलब 670 अराउंड था। 670 अराउंड था? यस सर। तो वहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि जब मैं फर्स्ट में इतना अचीव कर सकती तो आगे भी जाके हाँ सर। प्लस करूँगी अपने स्कोर यस को। सर। तो आपकी फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा था जो आपको मोटिवेट रखता था? आपकी फ्रेंड सर्कल कैसी थी? सर मतलब स्कूल से तो थे बहुत सारे लोग, वो मतलब बहुत सारे उन्होंने PCM चूज़ करा था, PCB वाले कम लोग थे थोड़े। और मतलब ऐसे फ्रेंड सर्कल एक्चुअली था नहीं जिसमें बहुत सारे मतलब हम लोग सारे बायो वाले लोग। सेम हाँ, सब्जेक्ट वाले ज़्यादा नहीं थे? नहीं सर, ऐसा नहीं था ज़्यादा। तो आपने जो ऑफलाइन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की थी आपने होम टाउन में करी थी या दूसरी जगह जाके? यस सर, अपना होम टाउन में। होम टाउन मतलब आपका घर से आना जाना होता था? यस सर। तो आपने पूरी सेल्फ स्टडी भी अपने घर पे करी है? यस सर। तो एक तरह से आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिला अपनी स्टडी के लिए। Yes, sir. ऊपर से आपका मेडिकोस बैकग्राउंड भी है फैमिली का। ओके।
तो जब आप तैयारी करने बैठे थे, आपका एम क्या था? रैंक एम था या फिर सिलेक्शन एम था? सर मतलब ये था जितना हो सकता है, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में पता नहीं होता है कितना है, जैसे मतलब धीरे धीरे आप जैसे करते रहते हो तो आपको पता चलता है अच्छा मैंने इतना कर लिया है, चलो अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब मुझे रैंक के लिए एम करना है। मतलब स्टार्टिंग से आप रैंक का एम करके नहीं चलते हो, एक ही सेल्फ वर्थ होती है कि मतलब मैंने इतनी पढ़ाई की है अभी तक, इवन 10th तक, मतलब अगर जितना बहुत पढ़ाई तो नहीं होती है, 11th 12th की मेन होती है, बट जितना रहता है उतना पता होता है कि अरे मैंने इतना पढ़ा है तो चलो मतलब और पढ़ना है, पर ऐसे रहता है कि चलो हो जाएगा। तो इनिशियली आपने एक तरह से सिलेक्शन का रखा, और जब सिलेक्शन वाला कॉन्फिडेंस आ गया फिर रैंक वाले टारगेट पे गए। हाँ सर। ओके। तो मिड ऑफ दी आपकी जर्नी के अंदर जब आपने 11th कर ली होगी और जैसे आपकी 11th पूरी होने वाली होगी, तो आपको लगा था कि अब मुझे 11th का इतना सारा सिलेबस हो गया, उसको कैसे रिवाइज करूँ या कैसे कभी बर्डन फील हुआ? सर मतलब जब 11th एंड होने वाली थी, जब 12th जस्ट स्टार्ट, मतलब वो ट्रांजिशन फेज था, तब लगता था कि इतना सारा कोर्स है और सर मतलब एक बार मतलब थोड़ा रिवीजन भी नहीं हुआ होता है, तो ऐसा लगता है कि अरे इतना सारा पढ़ा है कैसे रिवाइज करेंगे, फिर 12th भी पूरी है, 11th रिवाइज करनी है, तो तब डर लगता था कि कैसे करेंगे। बट फिर मतलब धीरे धीरे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में रिलेटेड होता है, तो वो वहाँ के वहाँ रिवाइज होता रहता है, तो आप नया पढ़ते हो, आपका पुराना भी रिलेट होता है, तो वो ओवरऑल रिवाइज ऐसे हो जाता है। क्योंकि 11th तो बेस बनाता है अपना। सारे बेसिक कंसेप्ट, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, अपने बनते 11th में एक्सपेंड वो अपने 12th तक हो जाता है। तो जब आपने 12th की स्टडी स्टार्ट करी थी तो 11th को साइड रख दिया था या फिर 11th के साथ 12th के साथ उसका भी आप रिवीजन करते रहे थे 11th का? सर मतलब स्टार्टिंग जब थी 12th की मतलब बहुत सारा जैसे नया पढ़ना था, तब तो जैसे जो टॉपिक आ रहा है, जैसे जिसके रिलेटेड कुछ बात बताई जा रही है, जैसे केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बता रहे हैं, तो उसका केमिकल बॉन्डिंग जो एक 11th का चैप्टर है उससे रिलेशन है, तो वो पढ़ लिया, उसका वो वाला पार्ट कि वो ऐसे याद आ जाता है कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, भले ही वो पूरा पूरा याद ना हो, तो वो वहाँ कि अच्छा ये यहाँ पढ़ा है तो वो देख लिया। इवन फिजिक्स में बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल्स है, वो तो चेंज नहीं होंगे। बायो में थोड़ा कब रिलेटेड थोड़ा कम रहता है वैसे, बट वो मतलब जो एज इट इज़ आता रहता था वो देखा था पहले। अच्छा, तो मतलब उसको साथ के साथ आप रिवाइज भी करते रहे थे? ऐसा नहीं कि 11th हो गई तो अब इसको अपन छुएंगे भी नहीं सर, ऐसा नहीं। तो आपने जो आपकी तीनों सब्जेक्ट्स थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें से आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी थी? सर मतलब फेवरेट्स अलग अलग टाइम पे शिफ्ट होते रहते थे, तो ऐसा टाइम के अकॉर्डिंग? हाँ मतलब डिपेंड करता था कि क्या कुछ टॉपिक्स ज़्यादा अच्छे लगते थे ईच सब्जेक्ट में, तो ऐसे ओवरऑल मतलब फिजिक्स रहता था, बट एंड ऑफ 12th तक फिजिक्स कम पसंद थी क्योंकि इतनी कंसेप्चुअल नहीं, थोड़ी रटने वाली चीज़ आने लग गई थी, बट तीनों सब्जेक्ट मुझे काफ़ी पसंद थे। तीनों पसंद थी। कोई ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आपने ज़्यादा टाइम दिया हो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट? मतलब एक्स्ट्रा रीडिंग्स हाँ करी थी, जैसे मतलब बायोलॉजी में मुझे एनिमल किंगडम में बहुत इंटरेस्ट है। मतलब बहुत सारे लोगों को काफ़ी लोगों का तो वो हाँ टफ पार्ट होता है। यस सर, बट मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मतलब मुझे एनिमल्स, ह्यूमंस और वैसे बॉटनी भी मुझे ठीक लगती है, बट उसमें मैंने और पढ़ा, और जैसे फिजिक्स में कुछ चीज़ें जैसे मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस वगैरह जो है वो काफ़ी थोड़ा तो जनरली बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में भी, चाहे क्वेश्चन बने नहीं बने, राइट? लॉज जो हो गए न्यूटन्स के। यस सर। तो आपने मतलब तीनों ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट्स को ही सेम प्रायोरिटी दी है, राइट? हाँ सर, मतलब बट कभी कभी लगता था कि यहाँ पे अब काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है, अब जस्ट रिविजन चाहिए, उसका थोड़ा सा टाइम कम करके बाकी दूसरी सब्जेक्ट को। यस सर। ओके। तो तीनों सब्जेक्ट्स में से ऐसी कौन सी सब्जेक्ट थी या फिर कोई पर्टिकुलर अगर चैप्टर पूछा जाए कि जिससे आप परेशान थे कि यार काश ये चैप्टर नहीं होता? सर अब लुकिंग बैक अब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एंड आते आते वो इतनी बार हो चुका था सब, तो कनेक्ट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा फील होता है जैसे मतलब आई थिंक केमिस्ट्री में ज़्यादा ऐसा रहता है, इनऑर्गेनिक में कभी कभी मतलब कॉन्सेप्ट्स इतने नहीं होते हैं, मतलब बाद में जाके कुछ चीज़ें रिलेट हो जाती है, बट इतने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं होती, तो वो तब लगता है कि ये क्या, ये भी रटना है, ये भी रटना है, तो वो स्टार्टिंग में बहुत परेशानी देता है। फिर रिपीटेड रिविजन से आप मतलब फेमिलियर हो जाते हो, आपने इतनी बार देख लिया होता है, फिर आपको याद करने में इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो मतलब आपने सारी चीज़ों को अपने बराबर फेज में रखा है, राइट? सब चीज़ों को एक टाइम से रिवाइज करते हैं। हाँ। तो जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे मॉक टेस्ट आप में लगभग जितने भी मॉक टेस्ट हुए आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सारे दिए हैं, बीच में स्किप भी किए आपने? सर बहुत कभी कभार स्किप करे, क्योंकि यही पता है कि प्रिपरेशन आपकी कैसे भी हो मॉक टेस्ट के लिए एक बार टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि आपका मतलब एग्जाम में बैठने का भी एक स्टैमिना होता है, 3 hour 20 minutes के लिए आपको बैठना है, तो अगर आप थक जाओगे बीच में तो वो तो फिर काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं एक्यूरेसी के साथ, टाइम को ध्यान में रखते हुए, तो स्किप नहीं करना चाहिए अनलेस ऐसा हो कि आपका मेजर पोर्शन कुछ नहीं पढ़ा हुआ और मतलब एंड आते आते आपको पता है कि अरे ये टेस्ट में आ रहा है, ये तो मैंने अच्छे से पढ़ लिया है,
तो ये इस पे फोकस करना है। तो एंड में आप मतलब वो सोच के कि ये वाला टेस्ट अभी नहीं देते, बट टेस्ट बहुत ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे टेस्ट देने के बाद घर आके एनालाइज करते थे आप यस सर, पेपर को यस सर। पूरा? हाँ सर, मतलब सारे पहले मतलब कि करेक्ट इनकरेक्ट कैसे हैं, और फिर जो जो गलत हुआ है वो क्यों गलत हुआ है, कि सिली मिस्टेक है या ये आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है या पढ़ के गलत याद है, ऐसे बहुत सारे रीजन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन सही हुए हैं जो बाई गेस सही हो गए हो? बाय गेस हाँ, मतलब इंटुइटिवली लगता है, कुछ कुछ तो आपको श्योर नहीं होता है, पर आपने कभी पहले पढ़ा होता है तो आपकी ऐसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो होता है, सबकॉन्शियसली वो यस सर। आ जाते हैं, राइट? तो आपकी क्लास में या फिर आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसा था जो इन चीज़ों का सोचता कि मॉक टेस्ट एक टाइम वेस्टिंग चीज़ है, इससे अच्छा तो हम रिवीजन कर लेंगे? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये रहता है कि मॉक टेस्ट इनिशियल फेज में देना स्टार्ट कर देते हैं, बीच में आके छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब बहुत सारा सिलेबस हो चुका है, उसको पहले रिवाइज ही कर लेते हैं बजाय मॉक टेस्ट नहीं देने सर, के। उल्टा एंड में आते आते मॉक टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका पूरा कोर्स नहीं हुआ होता। तो जो मॉक टेस्ट होते हैं वो पार्ट सिलेबस बेस्ड होते हैं, क्योंकि कोर्स तो आपको उतना ही हुआ होता है, बट एंड में आके क्योंकि नीट में तो फुल कोर्स आएगा 11th-12th का, तो एंड में इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि आप दो टेस्ट, क्योंकि वो फुल कोर्स कवरेज होता है उसमें। तो आपने पूरे मॉक टेस्ट दिए हैं लास्ट तक, फुल हाँ, एग्जाम तक? एंड आते आते तो और ज़्यादा दिए हैं, क्योंकि क्योंकि रिवीजन जरूरी होता है फुल Yes, sir. सिलेबस का, राइट? तो जब 12th आपकी कंप्लीट होने वाली थी तो 12th की बोर्ड एग्जाम भी होती हैं, यस सर। तो 12th की बोर्ड एग्जाम ने आपकी इस प्रिपरेशन को थोड़ा डिस्टर्ब किया था या फिर सर आपने टाइम? एक्चुअली मैं नहीं, क्योंकि मतलब बोर्ड मेरी प्रायोरिटी थी नहीं। उसमें ऐसा था कि मतलब पढ़ लो एक डिसेंट लेवल तक ही ऐसे, क्योंकि बोर्ड्स को सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो भी तो मम्मी जरूरी है। हाँ, मम्मी पापा भी ऐसे, बट मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, क्योंकि नीट में भी 12th का आता है, तो बस आपको एज ए थ्योरी फॉर्म में लिखना है, और जो क्वेश्चंस है बोर्ड्स के वो काफ़ी फिक्स्ड होते हैं, तो वो रिपीट होते हैं, तो आप PYQs करने के बाद मतलब ऐसे कोई और कुछ और बचता नहीं है ज़्यादा। तो थोड़ा सा मतलब आपके मोमेंटम में थोड़ा सा ब्रेक आता है, क्योंकि नीट की आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो एंड बीच में बोर्ड्स आ जाते हैं, तो थोड़ा सा शिफ्ट करना होता है वे ऑफ स्टडिंग, क्योंकि थ्योरी पे थोड़ा सा फोकस करना होता है, बाकी कॉन्सेप्ट्स तो वही होते हैं। तो आपने मतलब पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे हल्का सा जैसे ही एग्जाम आई बोर्ड्स के, तो ये ऐसा नहीं कि आपने पूरी जो फाउंडेशन प्रिपरेशन चल रही है उसको बिल्कुल साइड रख दिया हो, राइट? बिकॉज फ्लो टूट जाता है उसके बाद बनाना मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को, राइट? तो अब आप बताइए कि जैसे आपकी 12th पूरी होने वाली है, बोर्ड एग्ज़ाम भी हो गए, और अब आपकी जो मेन एग्ज़ाम है नीट UG वाली वो जब आ रही है, तो 1 महीने पहले जब आपकी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपना सिलेबस पूरा करा दिया है, अब आपको अपने भरोसे छोड़ दिया है, तो उस टाइम पे आपने 1 महीने पहले क्या तैयारियाँ रखी थी अपने लिए? सर जो टॉपिक्स मतलब पता थे कि ये जो बहुत ही आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है चीज़ें, एकदम बिल्कुल रटने वाली हैं, वो एंड में करनी, मतलब एक बार वापस देखी कि ये भूल तो नहीं, भूल ना जाओ, इसलिए। बाकी ब्रशिंग अप का प्रोसेस है एंड में, तो क्योंकि आपने जो पढ़ाई करनी है वो 2 साल में कर ली होती है, एंड में बस रिविजन चाहिए, और अगर इतनी बार पढ़ लिया तो रिविजन डज नॉट टेक टाइम, तो वो हो जाता है। मतलब मॉक टेस्ट देना, और मुझे लगता है कि थोड़ा मेंटली अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करना होता है कि एग्ज़ाम देना है, क्योंकि मतलब एंड में आप एंग्जाइटी में आ जाओगे तो आपके 2 साल वेस्ट हो जाएंगे। पूरा सिलेबस इतना हो जाता है उसको लेके। यस सर। तो बस धीरे धीरे थोड़ा रोज़ का रोज़ करते रहना है, रिवाइज की ये पढ़ लिया है, ये देख लिया है, कि आपके सब दिमाग में अभी है कि हाँ मैंने सब पढ़ लिया है, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है, और टेस्ट से वो और ही रीइंफोर्स होगा। अगर आपके मतलब कॉन्सेप्ट सही है तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे बाय द एंड। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको लास्ट में जाके ऐसा लगता है कि यार इतना ज़्यादा सिलेबस हो गया है 11th-12th का, अगर वो फाउंडेशन से हैं तो, और फाउंडेशन के बाद होते तो दोनों सब्जेक्ट्स के, दोनों क्लास की सब्जेक्ट्स का इतना ज़्यादा सिलेबस हो गया है कि एट द एंड जाके वो फ्रस्ट्रेट या फिर डिमोटिवेट फील करते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, जो लास्ट के 1 मंथ पे फील करते हैं कि क्या पढूं क्या छोड़ूं? सर वैसे तो मतलब नीट में भी रेपिटेशन का पैटर्न काफ़ी हम देखते हैं कि कुछ टॉपिक्स उनके ज़्यादा ही मतलब फेवरेट होते हैं कि इस टॉपिक से तो वो करते ही हैं। तो आप मतलब जैसे जिसने प्रिपरेशन कर लिया और वो एंड में थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है कि क्या करूँ, और मतलब थोड़ा मतलब प्रेशर भी हो जाता है बाय देन बहुत सारा, तो वो क्वेश्चन इज़ अ गुड अप्रोच कि अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हो और आपसे वो हो रहे हैं, तो आपको फिर कॉन्फिडेंस ही आएगा कि अगर पुराने सवाल हो रहे हैं हमसे तो ऐसे नए तो कुछ आएंगे नहीं, मतलब वही उसके अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। आएंगे, मेन तो कंसेप्ट होता है। यस सर। तो मतलब अगर किसी को सिलेबस को लेके डिप्रेशन है, सिलेबस को लेके डिमोटिवेशन है, तो वो बजाय सिलेबस को रिवाइज करने के एक बार अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे उन चीज़ों को उठा के कि मुझे इस चैप्टर का या फिर इस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाए, राइट? तो सबसे अच्छा तो यही होता है कि लास्ट टाइम पे आपको जितने हो सके मॉक टेस्ट देने चाहिए फुल सिलेबस। आपने कितने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिए थे? सर ऐसे बाय नंबर तो मुझे ध्यान नहीं है, मतलब पर दिए सारे थे? हाँ, मतलब जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने रखे थे। यस सर। ओके,
तो जो आपका फर्स्ट स्कोर था उससे लेके और जो आपके लास्ट स्कोर रहा था मॉक टेस्ट में, उसके बीच में फ्लक्चुएशंस आए, जो एक आपकी लाइन बन गई स्कोर की, ऐसा लगा कि यार ये बीच में मेरे डाउन हो गया है, कभी डिमोटिवेट फील किया पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान स्कोर को लेके? हाँ सर, सर मतलब स्टार्टिंग मतलब मिड में अगर ऐसे कम आते थे तो इतना नहीं लगता था डर, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम इन द सेंस स्कोर इम्प्रूव करने के लिए बहुत टाइम है, तो इतनी डरने की बात नहीं है। बट जब 1-2 महीने या 2.5 महीने बचे हो और तब आपका स्कोर ऐसे अच्छा इतना नहीं आ रहा हो, मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट कर रहे हो खुद से एंड उतना नहीं आ रहा हो, तो फिर लगता था कि अब क्या होगा, अब तो टाइम भी इतना नहीं बचा है, अब क्या करोगे। तो तब मतलब थोड़ा हो जाता था कि बहुत टेंशन में आ जाते थे। तब घर वाले बहुत हेल्प करते थे कि उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि तूने कैसे पढ़ाई करी है, तो हमें पता है कि हो जाएगा, अभी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम गलतियाँ देखो कि वो क्यों हो रही है, वही बात है सर। मतलब मैं ऐसा कहूँगी कि एवरी डे विल नॉट बी द सेम, आप पढ़ाई करोगे रोज़, बट आउटपुट ज़रूरी नहीं कि रोज़ वैसा आए। सेम फॉर द मॉक टेस्ट, कि ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आपका स्कोर अच्छा आएगा और कुछ दिन वो ख़राब होना, इट इज़ बाउंड टू हैपन। तो मतलब बजाय कि आप उस पर ऐसे उस चीज़ को लेके और अपने दिन खराब करो, यस सर, अपनी पढ़ाई चालू कर दो, यस राइट। मतलब अगर मॉक टेस्ट के अंदर किसी का स्कोर फ्लक्चुएट होता है तो उसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी वजह से अपन डिप्रेस हो जाए या फिर उसकी वजह से अपनी पढ़ाई को अपन बीच में रोक दें। बस अपना पेपर एनालाइज करो, जो भी है 10-15 अगर कम भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कंटिन्यूस रखनी है, राइट। ओके, तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान कुछ डिस्ट्रैक्शन हुए हैं आपके लिए कि इसकी वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई हो? सर थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ है, मतलब मेरा एनवायरनमेंट हमेशा ऐसे घर पे अच्छा ही रहा है पढ़ाई के रिलेटेड, और बाकी एज डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं था कुछ। आपका क्या था रिफ्रेशमेंट होने का तरीका, क्या था? सर मैं तो स्पोर्ट्स मतलब मैं टेनिस खेलती हूँ, तो अच्छा। फिर वो तो मतलब आप स्पोर्ट्स कर लेते थे जब भी आपको बोरिंग फील होती थी? यस सर, शाम को ऐसे था जितना। और जब आप बीच में फेस्टिवल्स भी आए होंगे, फेस्टिवल्स को आपने कितना टाइम दिया अपनी पढ़ाई के दौरान? सर मतलब मेन तो होली दिवाली पे ही होता था, मतलब इतना फेस्टिव होने में, बट हाँ थोड़ा बहुत होता था, जैसे वो तो मन के हिसाब से कि मतलब अगर अभी पढ़ाई चलो हो गई तो थोड़ी देर देखा आया कि घर में क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है बाहर, बट एज इट इज़ मतलब पढ़ाई को ब्रेक नहीं दिया। पढ़ाई को ब्रेक नहीं दिया फेस्टिवल्स की वजह से, राइट? हाँ, नहीं, काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं कि स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अब तो हम बहुत टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं, अब 10-15 दिन का ब्रेक लेंगे। 10-15 दिन बहुत हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप 1-2 दिन का ले लीजिए, एंजॉय भी कर लीजिए उस फेस्टिवल को, लेकिन अपनी पढ़ाई को वापस से कंटिन्यूस भी करिए। जी सर। ओके, अब आप बताएं कि जब आपका एक दिन पहले का पूरा शेड्यूल क्या था, जब अगले दिन एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले कि आपने क्या क्या तैयारी करी थी? पूरी दिन पढ़े थे या फिर आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे? सर हमारे तो कोचिंग में सर ने क्या कहा था कि मतलब जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, नीट जेई ये सब, इनकी जो पढ़ाई होती है 2 साल में होती है, लास्ट डे पे कुछ नहीं होता है। और कुछ नहीं इन द सेंस कि ये नहीं है कि आपको नहीं आता तो आप कर लोगे, रिविजन तो कर सकते हो, बट फिर अगर किसी को ऐसे बहुत ज़्यादा उससे मतलब वरीड फील करते हैं वो कि अरे कल पेपर है और फिर उस वजह से पढ़ नहीं पा रहे, तो फिर उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो ऊपर ऊपर से। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें जैसे वैल्यूज़ देख लो एक बार, अगर किसी को डाउट है, कन्फ्यूजन है, और बिल्कुल जो रटने वाली चीज़ें जैसे कुछ चीज़ें कि अरे ये मैं बार बार भूल जाती हूँ, सबको पता होता है कि कुछ चीज़ें दिमाग से हमेशा स्लिप कर जाती हैं, तो वो एक बार वापस देख लिया, जो मतलब आपके थोड़े टाइम के तक रिटेन होती है कि 2 दिन तक ही याद होती है ये चीज़ें। काफ़ी फॉर्मूलेज और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बार बार रिवाइज करनी भी होती है अपन को। सर एज एन ओवरव्यू एक बार लास्ट डे आप देख सकते हो जितना हो रहा है, फिर शाम के बाद तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप पढ़ाई करो, क्योंकि माइंड को बिल्कुल फ्री छोड़ दो ताकि वो एकदम से काम हो जाए और एग्जाम के अंदर अपनी पूरी परफॉर्मेंस दे पाए। ओके, जब एग्जाम टाइम में आप जब पेपर पे बैठे थे उस टाइम पे, तो आपको पेपर को अटेम्प्ट करने का क्या पैटर्न था? कौन सी सब्जेक्ट को और किस टाइप के क्वेश्चंस को आपने प्रायोरिटी दी थी? सर मैं स्टार्ट तो मतलब बायो से करती हूँ, और मतलब हो जाता है वो जनरली, मतलब 40 मिनट्स, मतलब कुछ लोग और जल्दी कर लेते हैं, बट मतलब इतना रश थ्रू मैं नहीं कर पाती हूँ, फिर सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो पूरे सेक्शन को 40-45 मिनट्स में हो जाता है। बट मतलब बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस बीच में आपको 1 गो में नहीं आ रहे होते हैं, तो मतलब कि अरे ये क्या था याद नहीं आ रहा, और ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस टाइम के लिए मार्क कर दिया उस क्वेश्चन को, फिर मैं दूसरे सेक्शन में शिफ्ट कर जाती हूँ, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा टाइम तक सेम सेक्शन में मतलब मेरा दिमाग फिर थोड़ा ऐसे सैचुरेट हो जाता है, तो मतलब मैं थोड़ा शिफ्टिंग ऑफ सेक्शंस कर लेती हूँ। तीनों सेक्शंस में घूमते रहे थे? मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगी, बट ऐसे अकॉर्डिंग मतलब वो आदत हो जाती है कि चलो इतना हो गया, अब थोड़ा केमिस्ट्री कर लेते हैं, आधी वो कर ली, बट मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूँगी किसी के लिए, जो आपका तरीका आपको सूट करता है वो करना चाहिए, बट हाँ ये मेरा ऐसा रहता था। OMR फिलिंग का क्या पैटर्न था? एक साथ भरी थी या फिर क्वेश्चन वाइज या फिर सर मतलब सब्जेक्ट वाइज, जो भी सब्जेक्ट पूरी होंगी उसके बाद में उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन डाल दिए? यस सर। राइट, ओके।
तो जब आपको रिज़ल्ट आया उस टाइम पे आपका स्कोर देख के कैसा फील हुआ आपको? सर मतलब सच्चाई तो ये कि मतलब इतना अच्छा फील नहीं हुआ क्योंकि और एक्सपेक्ट कर रहे थे, और सर मतलब रैंक भी उतनी अच्छी नहीं आई जितना एक्सपेक्ट किया था। तो स्टार्टिंग में तो अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल, क्योंकि घर पे भी इससे सबको लग रहा था कि बेटर आएगा, बट फिर अब मैं एक्सेप्ट कर लिया जैसा था। बट खुशी तो बहुत हुई थी कि जैसे अब मतलब पढ़ाई जो थी एटलीस्ट अब वो सक्सेसफुल हुई और अब सिलेक्शन हो गया, वो तो वाली बात आपका और आगे क्या रैंक को लेके टारगेट था, राइट? है। हाँ सर, मतलब थोड़ा ऐसा था, मतलब टारगेट एज इट इज नहीं था दिमाग में कुछ, बट था कि और बेहतर आ सकती थी थोड़ी। अच्छा, जिस हिसाब से आपने प्रिपरेशन करी थी। बाकी फैमिली मेम्बर्स का क्या रिएक्शन था जब लगा कि हाँ आप बिल्कुल कॉलेज तो श्योर है? हाँ मतलब ठीक था, क्योंकि वो खुद मेडिकल बैकग्राउंड से तो इतना बिग डील नहीं था, पर खुश तो बहुत थे कि हो गया है, मतलब कॉलेज में मेडिकल कॉलेज आना बहुत बड़ी बात होती है। आपके स्टडी आवर्स कितने थे? सर कभी स्टडी आवर्स जैसे मेजर नहीं करे, बट मम्मा मतलब मेरी कहती हैं कि बहुत पढ़ाई करती थी, तो मतलब 8 घंटे 9 घंटे मतलब बहुत होता है वैसे मेरे लिए तो पर सर कोचिंग के अलावा आप सेल्फ स्टडी के लिए आप कितना टाइम हाँ निकालते थे? सर मतलब ऐसे फिक्स नहीं था, वही कह रही हूँ, बट जो टॉपिक कोचिंग में पढ़ा रहे हैं कि वो टॉपिक रिवाइज आपकी प्रायोरिटी थी ना कि आवर्स प्रायोरिटी थे, राइट? टॉपिक प्रायोरिटी कि जो भी टॉपिक अब हो चुके हैं वो मेरी तरफ से भी डन होने चाहिए। यस सर। ओके, तो ये सबसे अच्छी बात है। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच लेते हैं कि यार आवर्स का एक वो बना लेते हैं चार्ट कि हमको इस दिन पे इतने आवर्स पढ़ना है, बजाय उसके आवर्स के अपन को टॉपिक का चार्ट बनाना चाहिए कि ये टॉपिक तो मुझे इस दिन पे करना ही है। yes, उससे एक तो प्रेशर नहीं बनता अपने माइंड पे, अगर 1-2 घंटे उधर उधर भी हो जाते हैं, राइट? yes, ओके, आपकी मेहनत रंग लाई और आपका जो ड्रीम है वो आपने कंप्लीट किया। आप इतनी सारी बातें बताइए, ये अपने कहीं ना कहीं नीट यूजी एस्पिरेंट जो हैं उनके लिए एक मोटिवेशन का, उनके लिए एक गाइड का काम करेंगी। आपकी तरफ से कोई भी ऐसी दो तीन लाइनें या फिर 2-3 पॉइंट्स जो आप नीट यूजी एस्पिरेंट को बताना चाहते हो कि ये चीज़ें तो आपको करनी ही चाहिए, वो आप बता सकते हैं? सर एक तो ये, जैसे आपने भी टेस्ट के बारे में पूछा कि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मतलब मैं कहूँगी कि चलो ये नहीं 100% ऑफ द टेस्ट कोई नहीं दे पाए तो ठीक है, वो होता है, बट मैक्सिमम जितना हो सकता है एटलीस्ट, मतलब 10 टेस्ट हो रहे हैं तो आप उसमें एटलीस्ट 8 तो दो ही, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा जो आपने पढ़े हुए टॉपिक्स है वो इवैल्यूएट हो जाएंगे, और जो नहीं पढ़े हैं आपको पता चल जाएगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और एज इट इज़ फुल कोर्स का रिविजन हो जाएगा। और ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि टेंशन इतना लेते हैं कि नीट एक बहुत बड़ी बात है और आपका लाइफ डिसाइडिंग एग्ज़ाम है, बट मतलब इतना आप खुद परेशान होके जो आपने मेहनत करी है वो भी वेस्ट में जा सकती है। तो अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, ये कहूँगी, और अपने घर वालों से बात करो जिससे बात करके आपको कंफर्ट फील होता है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, कोई बैचमेट या जो भी है। और हाँ मतलब अपना खान पीने का थोड़ा ध्यान रखिए, और स्लीप का भी, मतलब बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि बहुत कम सोते हैं, कि हम मतलब कुछ लोगों के लिए काम कर जाते हैं, बट अपने ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फिर हेल्दी नहीं होगे तो आप अपना ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। ओके, तो थैंक यू सो मच हरसीन, थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। पॉडकास्ट में आया और आपने सारे नीट यूजी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी बातें रखी, उनके लिए गाइडेंस का काम किया। और हम चाहेंगे कि जैसे आप सक्सेस हुए हो, आपने मेहनत करके और ये जितनी भी आपने स्ट्रगल किया वो करके आज एक अच्छी सीट अच्छे मेडिकल कॉलेज में अचीव की है, इन फ्यूचर जिसका भी सपना हो वो भी पूरा हो। यस सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट टू ऑल नीट एस्पिरेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के गेस्ट, फ्यूचर डॉक्टर हरसीन, जो आज के टाइम पे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान कितनी सारी चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो ये चाहते तो उनको अवॉइड कर सकते थे, पर इन्होंने अपने प्रायोरिटी पे प्रिपरेशन को रखा था। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप जब भी प्रिपरेशन करने बैठे तो प्रायोरिटी पे अपने टारगेट को रखिए। इनिशियली आप अपने सिलेक्शन को टारगेट पे रखिए, जब आप सिलेक्शन में कंफर्ट हो जाए तो उसके बाद आप रैंक को टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव टारगेट रखेंगे, प्लस माइनस एक हो भी जाता है तो आपको कोई नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर जस्ट सिलेक्शन आप टारगेट रखेंगे तो हो सकता है आपके प्लस माइनस कुछ नंबर आए वो आपके बॉर्डर लाइन को हिट कर सकते हैं। तो हमेशा अपना टारगेट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलिए। और इसी तरह के न्यू पॉडकास्ट आपके इस चैनल पे आने वाले हैं, नीट यूजी सक्सेस स्टोरी पे। तो वी कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू सो मच।